हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है। स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट, जो कि हमारे बॉटनी की एक यूनिट है। इसी में हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक लेंगे जिसका नाम रहेगा प्लांट फिजियोलॉजी, और इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस को। आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शंस के बारे में, और हम लोग इसको कहाँ तक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो हमारी यूनिट रहेगी, जो प्लांट फिजियोलॉजी है, इसके लिए हम लोग पहले दो साइंटिस्टों के नाम याद रखेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी के जो फादर्स हैं, जो वर्ल्ड वाइड अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हैं हमारे स्टीफन हेल्स हैं, और यदि इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट के फादर की बात करें तो वो जेसी बॉस हैं। शुरुआत में हम लोग दो साइंटिस्टों के नाम याद रखेंगे। और यदि हम लोगों को प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हमारा जो टॉपिक है, जो है हमारा फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर हम लोग अगर सिंपल सी इसकी डेफिनेशन याद रखना चाहें तो प्लांट फिजियोलॉजी की फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, वो रहेगी एंडो एना। एंडो मीन्स यहां रहेगा एंडोथर्मिक, और एना मीन्स रहेगा एनाबॉलिक। तो फोटोसिंथेसिस इज ए एंडोथर्मिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शन, हम लोग इसको कह सकते हैं। साथ साथ में इसके लिए सिंपल डेफिनेशन हम लोग ये भी बताते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का प्रोडक्शंस करते हैं, उसे भी हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये सिंपल लेवल पे लैंग्वेज है ये। तो हमें अगर फोटोसिंथेसिस समझना है तो हम लोग ये देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस हो रहा है ये मेजरली प्लांट अपने लिए कर रहे हैं, ना कि हमारे लिए कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें ग्रीन प्लांट चाहिए, साथ में हमें ग्रीन प्लांट के अंदर ही हम लोग क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट की जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं वो इंक्लूड हो जाएगा। साथ साथ में हमें वाटर चाहिए, साथ साथ में हमें यहाँ पे जो सनलाइट चाहिए होती है वो चाहिए होती है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग अगर हम लोग इसको स्टार्टिंग से करें तो इसकी हिस्ट्री पे हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग इसमें जितने भी साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूट है पूरा का पूरा हम लोग उसमें काउंटिंग करेंगे, देखते जाएंगे कौन कौन से साइंटिस्ट वहाँ पे आ रहे हैं और उसको स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले जो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा हमारा मेजरली ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम लोग ये देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट की ओरिजिन कैसे हुई है नेचर के अंदर। तो हम लोग देखते हैं ओरिजिन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हम लोग क्लोरोप्लास्ट को शॉर्ट में सीपी लिखेंगे। यदि हम लोग क्लोरोप्लास्ट के लिए बात करें तो क्लोरोप्लास्ट के जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो रॉबर्ट हिल हैं, रॉबर्ट हिल जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले आइसोलेशन किया है क्लोरोप्लास्ट का, और एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है सिम्पर नामक साइंटिस्ट, जिन्होंने क्लोरोप्लास्ट की ये जो वर्ड है, टर्म है, ये दी है। तो दो साइंटिस्ट हो चुके हैं जो क्लोरोप्लास्ट से रिलेटेड हैं। हम लोग देखते हैं कि जब नेचर के अंदर क्लोरोप्लास्ट की बात की जाए तो हम लोग कहेंगे क्लोरोप्लास्ट जो होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक सेल है, लेकिन इसकी आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो यूकैरियोटिक नेचर की होती है। तो ऐसा ड्यूअल नेचर कहाँ से आ गया कि इसकी इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक है, आउटर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर की है। तो हम लोग देखेंगे एक प्रोसेस हुआ नेचर में जिसको हम लोगों ने कहा है एंडोसिम्बायोसिस। एंडोसिम्बायोसिस एक प्रोसेस होता है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे हम लोग। तो हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक क्लोरोप्लास्ट के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि कोई एक प्रोकैरियोटिक सेल है। इस प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मेम्ब्रेन और इसी की इनर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मेम्ब्रेन भी प्रोकैरियोटिक नेचर की और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन है वह भी प्रोकैरियोटिक नेचर की। तो ये एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। हम लोग स्टार्टिंग देख रहे हैं कि क्यों वो ड्यूअल नेचर शो कर रहा है क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन। उसी प्रकार से एक यूकैरियोटिक सेल और है। इस यूकैरियोटिक सेल की हम लोग इसको सेल फर्स्ट कह देते हैं, ये हमारी सेल सेकंड रहेगी, जो कि हमारी एक यूकैरियोटिक सेल है। इसकी जो सेल सेकंड है जिसको हम लोगों ने यूकैरियोटिक सेल कहा है, इसकी आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक नेचर की रहेगी और इसकी इनर मेम्ब्रेन भी यूकैरियोटिक नेचर की रहेगी।
नेचर में ये देखा गया कि जब एक प्रोकैरियोट, और हम लोग ये पहले से जानते हैं, जब भी कभी हमें प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमें डिफरेंस करना हो तो हम लोग सिर्फ एक करैक्टर के बेस पे हम लोग डिफरेंस करते हैं। वो रहता है कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कुछ एक्सिपेशंस या अपवादों को छोड़ करके प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s राइबोसोम प्रेजेंट रहता है। तो जब एक प्रोकैरियोटिक सेल एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है तब कुछ कंडीशंस वहाँ पे बनती है। उस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं क्या बनता है और कैसे होता है। तो हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल को किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं, एंडोसिम्बायोसिस प्रोसेस कैसे होता है। तो हम लोग देखेंगे कि जब एक प्रोकैरियोटिक सेल किसी भी यूकैरियोटिक सेल के अंदर चली जाएगी, तो क्योंकि एक यूकैरियोटिक सेल जिसकी आउटर मेम्ब्रेन का नेचर यूकैरियोटिक है, जिसकी इनर मेम्ब्रेन का नेचर यूकैरियोटिक है, तो उसके लिक्विड यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म, उसका भी नेचर यूकैरियोटिक होगा। तो जब कोई प्रोकैरियोटिक सेल किसी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर इंटीग्रेट हो जाती है तो वह इंटीग्रेट हुई प्रोकैरियोटिक सेल की आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में आ जाती है, और वहीं से इस प्रोकैरियोटिक सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन का नेचर चेंज हो जाता है और ये यूकैरियोटिक नेचर की हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं नेचर में ऐसा कितनी बार हुआ है। तो हम लोग देखते हैं सिर्फ 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैं। एक तो फर्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया भी फर्स्ट एंडोसिम्बायोसिस से उसकी ओरिजिन होती है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट है ये सेकंड एंडोसिम्बायोसिस से इसकी ओरिजिन होती है। यानी कि दोनों में सेम प्रोसीजर रहेगा, दोनों की आउटर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक नेचर को शो करेगी, जबकि इनकी इनर मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक नेचर को शो करती है। ये तो हुआ इसकी ओरिजिन। कुछ यहाँ पे शॉर्ट टर्मिनोलॉजी चलती है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है या साइटोसोल क्या होता है, हम लोग इनके बारे में जानते हैं, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। जब भी किसी सेल्स के अंदर से उसका सेल ऑर्गेनेल सभी निकाल दिए जाएं तो जो रिमेनिंग पार्ट बच जाएगा वो साइटोसोल कहेगा। सोल मीन्स लिक्विड हम लोग ऐसे बोलते हैं नॉर्मल रूप से। तो हम लोग अब एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखते हैं और इस डायग्राम को कोशिश करते हैं इसको समझने की अच्छी तरीके से, और इस डायग्राम के अंदर हम लोग पूरा डिटेल्स में इसको जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देख रहे हैं। इसके बाद हम लोग जस्ट थाइलेकोइड का डायग्राम देखेंगे और उसकी ओरिजिन भी देखेंगे कि थाइलेकोइड की ओरिजिन कैसे होती है। तो हम लोग देखते हैं एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। ठीक है, तो ये हम लोग एक क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बना रहे हैं। इस डायग्राम के अंदर हम लोग देखेंगे सबसे बाहर इसकी आउटर मेम्ब्रेन रहेगी, अंदर की तरफ इसकी इनर मेम्ब्रेन रहेगी, और इसका लिक्विड पार्ट जो क्लोरोप्लास्ट का रहेगा, जिसके लिए हम शब्द यूज करेंगे स्ट्रोमा। अगर हम लोग स्ट्रोमा की पीएच की बात करें तो 7 to 8 के अराउंडिंग इसकी रहती है। हम लोग साथ साथ में इसमें स्ट्रक्चर भी बनाते जाते हैं, जिसको हम लोग ग्रेनम कहा जाता है। हम लोग नॉर्मल रूप से हम लोग जानते हैं कि इसको ग्रेनम हम लोग बोलते हैं। हम लोग देखेंगे ग्रेनम और थाइलेकोइड का क्या कॉन्सेप्ट रहता है, जिसकी वजह से हम लोग अधिकतर कंफ्यूज रह जाते हैं। तो हम लोग देखेंगे थाइलेकोइड या ग्रेनम क्यों बार बार वर्ड यूज किया जाता है, ये स्टोमल लेमली क्या होता है, या ये दूसरे वर्ड जो क्या होते हैं। साथ साथ में हम लोग यहाँ पे इसके अंदर बताते हैं जो क्लोरोप्लास्ट का जो डीएनए होता है, इसके हम लोग नाम को बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट डीएनए। शॉर्ट में हम लोग इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट का डीएनए, या इसका अदर नेम होता है डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। इसको हम लोग प्लास्टिड डीएनए भी कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाने वाला। ये दो अधिकतर आप लोग जेनेटिक्स के अंदर इसको देखोगे। तो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए या डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहती है और कुछ जीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है उसमें मेजरली 3 प्रोटीन्स होती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं VIPP1 प्रोटीन, एक रहती है D1 प्रोटीन, एक सेकंड रहती है, थर्ड रहती है हमारी D2 प्रोटीन, और एक इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट रहता है। ये सभी के सभी जो कंपोनेंट होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट के डीएनए में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, हम लोग साथ साथ में इसमें और भी एलिमेंट बताते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसी के अंदर, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है,
तो इसके अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट रहेगा, साथ साथ में इसमें RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट रहेगा। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर RNA पॉलीमरेज भी प्रेजेंट है, साथ साथ में इसी के अंदर एक विशेष यानी कि एक स्पेशल टाइप का एंजाइम जिसको हम लोग बोलते हैं रूबिस्को एंजाइम, ये भी प्रेजेंट रहेगा। हम लोग रूबिस्को के बारे में आगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे, तब हम लोग बताएंगे। उसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग कहते हैं रूबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन। हम लोग जानते हैं प्रोटीन और एंजाइमों के कॉन्सेप्टों के बीच में, तो ये रूबिस्को जो एंजाइम है जिसका यूज हम लोग बहुत ज़्यादा C3 साइकिल के अंदर करेंगे, C4 के अंदर में भी हम लोग इसकी चर्चा करते हैं, तो हम लोग इसको वहाँ और डिटेल में देखेंगे। साथ साथ में हमें पता है अच्छी तरीके से जो लिक्विड पार्ट है स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर फैटी एसिड, अमीनो एसिड, लिपिड्स वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। हम लोग देखते हैं कि दो कॉन्सेप्ट चलते हैं कि ग्रेनम और एक हमारे चलता है थाइलेकोइड का। तो हम लोग देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट चलता है थाइलेकोइड का, ग्रेनम का, इसलिए मैंने वर्डिंग यहाँ पे नहीं लिखी है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि थाइलेकोइड की ओरिजिन कैसे होती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो हम लोग शो करते हैं एक स्ट्रक्चर, कॉइन शेप स्ट्रक्चर थाइलेकोइड, वो बनता कैसे है। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग यहाँ पे ध्यान से इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट है। आप लोग जरा यहाँ ध्यान रखिएगा तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि थाइलेकोइड क्लोरोप्लास्ट के अंदर कैसे बनता है। तो हम लोग देखेंगे जो क्लोरोप्लास्ट रहेगा इसका जो DNA है, जिसको हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट का DNA या डबल स्ट्रैंड सर्कुलर DNA कहा है, इस DNA से एक प्रोटीन निकलेगी और इस क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक कर देगी और अटैक करके वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लेगी। और कैसा स्ट्रक्चर बना लेगी, हम लोग उसको बोलेंगे इनफोल्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको हम लोग। तो इनफोल्ड स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर बना लिया जाएगा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर्वलित स्ट्रक्चर। तो जो ये इनफोल्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, बन किस प्रोटीन के कारण रहा है, VIPP1 प्रोटीन के कारण बन रहा है। तो ये जो इनफोल्ड स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम लोग यहाँ से कटिंग करेंगे और कटिंग करने के बाद में हम लोग देखेंगे एक ड्यूअल मेम्ब्रेन यानी कि डबल मेम्ब्रेन युक्त एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे थाइलेकोइड। तो थाइलेकोइड का फॉर्मेशन ऐसे होता है। तो थाइलेकोइड के फॉर्मेशन के लिए क्लोरोप्लास्ट के DNA की ही एक प्रोटीन जिम्मेदार है और वह उसका फॉर्मेशन करती है। अगर हम लोग इसके ओर देखें तो थाइलेकोइड, जब ये थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर अरेंज होने लग जाते हैं कॉइन शेप में, तब हम इसे के लिए एक वर्ड यूज करते हैं या टर्म यूज करते हैं, उसको कहते हैं ग्रेनम। तो हमें माइंड में एक चीज़ याद रखनी चाहिए, थाइलेकोइड का डायग्राम होता है या डायग्राम है, हम लोग अभी आगे बनाएंगे, लेकिन ग्रेनम का कोई डायग्राम नहीं है। तो हम लोग ग्रेनम एक अरेंजमेंट बता रहे हैं, एक व्यवस्था बता रहे हैं जो बन रही है, जबकि थाइलेकोइड एक स्ट्रक्चर है जिसका फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ इतना देखा, फोटोसिंथेसिस की सिंपल डेफिनेशन देखी, कोई रिएक्शन नहीं देखी उसकी, क्योंकि उसकी रिएक्शन हम लोग तब देखेंगे जब हम लोग हिस्ट्री देखेंगे। जितनी भी हिस्ट्री रहेगी फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, जितने भी साइंटिस्टों ने वर्क किया है, हम लोग उसके बारे में भी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हमारा फोकस मेन क्लोरोप्लास्ट और थाइलेकोइड के डायग्राम पे रहेगा, ताकि हम लोग देखने समझने की कोशिश करें कि इनके डायग्राम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो यूज होते हैं। तो हम लोगों ने पहले क्लोरोप्लास्ट के कंपोनेंट के बारे में बताया, हम लोगों ने उसके अंदर बताया कि थाइलेकोइड का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। हम लोग यहाँ पे ये और देख रहे हैं जो ग्रेनम है, उसी के लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं लेमिली। तो चाहे आप लोग ग्रेनम कहिए, लेमिली कहिए या थाइलेकोइड कहिए, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ये सिनोनिम्स वगैरह के जैसे हम लोग इनको यूज कर सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं हम लोग इनको बोल सकते, अलग अलग वर्डिंग ही यूज करनी होगी हम लोगों को इनके लिए, लेकिन हम लोग ऐसा मान रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब थाइलेकोइड एक दूसरे के ऊपर कॉइन शेप में अरेंज हो जाते हैं तो वो ग्रेनम के लिए हम लोग वर्ड यूज कर लेते हैं। तो हम लोग कहते हैं एक होता है स्ट्रोमल लेमिली, एक होता है ग्रेनम लेमिली। अगर इस वाले स्ट्रक्चर को आप लोग ध्यान से देखिए तो इसमें मैं नंबरिंग लगा रहा हूँ, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, 5 और 6, ये सभी थाइलेकोइड है। तो यदि आप लोग फर्स्ट वाले थाइलेकोइड और लास्ट 6 वाले थाइलेकोइड को देखोगे, इस पूरी अरेंजमेंट को देखोगे, तो इसके अंदर बहुत कम स्ट्रोमा के कॉन्टैक्ट में है ये, इसीलिए इस पूरे बंच के लिए हम लोग शब्द यूज करते हैं ग्रेनम लेमिली। और ये जो बीच वाला थाइलेकोइड है जो दो ग्रेनमों को ज्वाइन करने का काम करता है, उनको जोड़ता है, उसके लिए शब्द हम लोग यूज करेंगे स्ट्रोमल लेमिली का। तो अभी तक हम लोगों ने इतना देखा। कुछ करैक्टर्स हम लोग देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के लिए, तो हम लोग देखेंगे जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है
जिसका नेचर कैसा बताया हम लोगों ने, अभी अभी उसका नेचर बताया है, यूकैरियोटिक नेचर है उसका। क्यों बन गया हम लोगों ने देख लिया। सेकेंड हम लोग देखते हैं जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पोरीन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। ये पोरीन प्रोटीन क्या करती है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होने में मदद करती है ताकि वो माइग्रेट हो सके मेम्ब्रेन के एक एरिया से दूसरे एरिया में। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन का काम ही ये होता है कि वो पीएच को मेंटेन रखता है, पीएच को जरूर मेंटेन रखता है, अगर वो ना हो तो पीएच मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोग देखेंगे अच्छी तरीके से जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस पर CF नोड और CF1 पार्टिकल्स होते हैं, एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। उसी प्रकार से क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन के ऊपर भी यही पार्टिकल प्रेजेंट्स रहते हैं। साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन पे एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम होता है ज़ेंथोफिल पिगमेंट। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि जब हाईलाइट इंटेंसिटी आती है, मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए हम लोग धूप में हैं और बहुत तेज़ धूप आ रही है, सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट हमारे ऊपर गिर रही है, तो हम लोग उससे बचाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग कोई भी अम्ब्रेला या कोई भी छतरी हम लोग रख देते हैं या कोई भी एरिया या कवरिंग कर लेते हैं ताकि हम लोग बचाव हो जाता है हमारा, किससे, हमारा बचाव हो जाता है धूप से, हाईलाइट से। प्लांट जो कि नेचर में है उनके ऊपर ऐसा कोई एरिया हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो प्लांट के अंदर ये स्पेसिफिकेशन पाया जाता है कि प्लांट के अंदर एक पिगमेंट होता है इसकी क्लोरोप्लास्ट की इनर मेम्ब्रेन पे जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेंथोफिल पिगमेंट। ये पिगमेंट क्या काम करता है, ये पिगमेंट एक साइक्लिंग चलाता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज़ेंथोफिल साइकिल। इस ज़ेंथोफिल साइकिल के द्वारा प्लांट स्वयं को हाई लाइट इंटेंसिटी से बचाता है। कैसे बचाता है, क्या प्रोसीजर उसके लिए रहता है, हम लोग उसके लिए देखेंगे। वोलेजेंथेनिन वगैरह, एंथ्राजेंथेनिन, जियाजेंथेनिन का क्या रोल होता है ज़ेंथोफिल साइकिल के अंदर, और ज़ेंथोफिल साइकिल के अलावा यदि ज़ेंथोफिल साइकिल ना चले तो फिर उसके अलावा प्लांट क्या यूज करता है, जो D1 प्रोटीन होती है उसको डिग्रेड किया जाता है, क्यों किया जाता है, या सुपर ऑक्सीडाइज म्यूटेज फैमिली जो होती है उसका कैसे यूज करता है, हम लोग इसके बारे में आगे भी चर्चा करेंगे। मेजरली हमारा आज फोकस रहेगा क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम पे और थाइलेकोइड के डायग्राम पे। ये फोटोसिंथेसिस की बेसिक्स से हम लोगों ने उठाया है इसको, ताकि डायग्राम हम लोग समझ पाएँ तो हम लोग आगे की स्ट्रक्चरों को, उनमें आने वाले कंपोनेंटों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ यूज हो रहा है। चलिए, तो हम लोग अब आगे थोड़ा सा और चर्चा करते हैं, तो हम लोग देखेंगे ज़ेंथोफिल का क्या फंक्शन रहता है, हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे उसके बारे में। थोड़ा बहुत हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के DNA के अभी हम लोगों ने फंक्शन देख लिया कि उसकी जो प्रोटीन होती है वो थाइलेकोइड का फॉर्मेशन करती है। चलिए, साथ साथ में हमें पता है 70S राइबोसोम है क्योंकि इसी की वजह से ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। RNA पॉलीमरेज हमें पता ही है जो एंजाइम है वो यूज आता है, और रुबिस्को के बारे में हम लोग आगे और फर्दर चर्चा करेंगे कि रुबिस्को एक मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है जो C3 साइकिल में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो रुबिस्को एंजाइम होता है ये इसके पास में विशेष रूप से ये 2 प्रकार की क्रियाएँ करता है, रिएक्शंस करता है, जिसमें हम लोग बोलते हैं एक तो कार्बोक्सिलेशंस करता है, लेकिन कभी कभी यह ऑक्सीजनेशंस भी करने लग जाता है। एक ये करीब 16 सब यूनिट्स का बना हुआ होता है जिसमें से इसकी 8 सब यूनिट्स जो होती है क्लोरोप्लास्ट के DNA से आती है। चलिए, अब हम लोगों ने जो ये थाइलेकोइड का फॉर्मेशन किया, इस थाइलेकोइड की हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग इसका थाइलेकोइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर ज़्यादा चर्चा ना की जाए तो हमें पता चलेगा एक क्लोरोफिल पिगमेंट की भी बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो जब भी कभी हम लोग पिगमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे, चाहे वो एसेसरी पिगमेंट हो या मेन पिगमेंट हो, तो हम लोग वहाँ पे क्लोरोफिल का फॉर्मूला, क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर, क्लोरोफिल के बारे में ये भी बताएंगे। साथ साथ में जो हम लोगों को पता है, जो साइंटिस्ट आते हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हम लोग यूज करते हैं उसके लिए, तो हम लोग वहाँ पर भी क्लोरोफिल के बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके लिए हम लोग और साइंटिस्ट देखते हैं। तो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है थाइलेकोइड का डायग्राम है उसके ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि थाइलेकोइड का डायग्राम कैसे बनता है। साथ साथ में हमें ये भी पता चलते रहना चाहिए कि जो थाइलेकोइड का डायग्राम था वह डायग्राम यानी कि थाइलेकोइड की जो ओरिजिन हो रही है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही हो रही है। तो हमें ये पहले से पता चल चुका है कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही थाइलेकोइड बनता है। तो यदि हम लोग थाइलेकोइड के डायग्राम की भी बात करें तो वह भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये हमें पहले से पता है। तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि थाइलेकोइड एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें भी क्लोरोप्लास्ट की जैसे ही कुछ कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। हमें कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे, हम लोग नाम याद रखेंगे तो हमें पता चलता जाएगा कि हम लोग बोलते जाएंगे क्या क्या नाम है वो, तो उससे हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा
तो हम लोग ध्यान से देखते जाएंगे कि क्या क्या हम लोग बनाते जा रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम लोग थाइलेकोइड का डायग्राम समझ गए तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का काफ़ी कुछ एरिया हम लोग समझ जाएंगे अच्छी तरीके से। तो हमें पता चलता जाएगा कि क्या चीज़ कही जा रही है इनके स्टेटमेंट के बारे में। जो अधिकतर नीट में जो स्टेटमेंट आते हैं हम वो उस लोगों को समझ पाएंगे। और ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं ये टॉपिक ICR के नेट के लिए या ICR का AICE का एग्ज़ाम जो होता है या CSIR का नेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट में काउंट कर सकते हैं। या NCERT की जो बुक है हमारी 11th की उसके अंदर हम लोग इसको भी जो 11th नंबर चैप्टर है हमारा प्लांट फिजियोलॉजी की यूनिट है उसमें भी हम लोग इसको काउंट कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अंदर स्ट्रक्चर भी देखते जाएंगे साथ साथ में कि कौन कौन से स्ट्रक्चर इसके अंदर बनते जा रहे हैं, उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह भी हम लोग देखते जाएंगे कि क्या क्या उनकी फुल फॉर्म्स वगैरह है और कौन कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोग वहाँ से इसको पूरा डिटेल में समझते जाएंगे कि वास्तव में यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं। तो हम लोगों ने क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड का फॉर्मेशन किया था और फॉर्मेशन के लिए हम लोगों को अगर प्रोटीन का नाम हमें याद नहीं है तो हम लोग सिर्फ इतना बता देंगे कि क्लोरोप्लास्ट के DNA की कोई प्रोटीन है जो इसकी इनर मेम्ब्रेन पे अटैक करके इनफोल्ड स्ट्रक्चर बनाती है और वहाँ से थाइलेकोइड बन जाता है। ये थाइलेकोइड का डायग्राम है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, थाइलेकोइड का जो लिक्विड पार्ट होता है वह कहलाता है ल्यूमन। जिस प्रकार से स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का लिक्विड पार्ट है, ल्यूमन थाइलेकोइड का लिक्विड पार्ट है। स्ट्रोमा की pH हम लोग बताते हैं 7 से 8 के बीच में, जबकि जो ल्यूमन की pH हम लोग बताते हैं 5.8 के बीच में। अगर हमें एग्जैक्ट नहीं याद रहे तो हम लोग 5 से 6 के बीच में इसको रिजेंबलिंग करा सकते हैं। तो हम लोग इसकी pH बता सकते हैं 5.8 के आसपास में है इसकी pH। साथ साथ में हम लोग देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट था उसका स्ट्रोमा था लिक्विड पार्ट, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट थे, लेकिन जो हमारा थाइलेकोइड है इसके लिक्विड पार्ट यानी कि ल्यूमन में सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट रहते हैं और एक रिएक्शन यहाँ पे होगी। 2 कंपोनेंट में जो ये वाला कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं OEC। OEC का मतलब होता है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो क्या करता है, जो ऑक्सीजन का इवॉल्व करता है, उसको बनाने की कोशिश करता है। इसको हम लोग OEC से बोलते हैं और ये अधिकतर हम लोग फोटो सिस्टम सेकंड के पास में बताते हैं। हम लोग देखेंगे ये फोटो सिस्टम या पिगमेंट, फोटो सिस्टम सेकेंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है, क्वांटासोम क्या होता है, साथ साथ में कैरोटिनोइड, बीटा कैरोटिनोइड, क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, ये सभी जब हम लोग पिगमेंट वाला टॉपिक करेंगे तो हम लोग इसको वहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि क्या रोल आ रहा है। फोटो सिस्टम सेकेंड या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड पूरा का पूरा एक कॉन्जुगेट होता है। इस कॉन्जुगेट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकेंड लिखा है। उसी प्रकार से इसकी दूसरी तरफ फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट रहता है और इसके साथ में रहता है फेरोडॉक्सिन। हम लोग देख लेंगे इनका भी क्या फंक्शन है। दूसरा कंपोनेंट जो कि थाइलेकोइड के ल्यूमन के अंदर रहता है उसे हम लोग कहते हैं प्लास्टोसाइनिन। इसको हम लोग शॉर्ट में PC लिखते हैं। प्लास्टोसाइनिन एक मूवेबल एलिमेंट होता है, साथ साथ में ये इलेक्ट्रॉन को फोटो सिस्टम सेकेंड से फोटो सिस्टम फर्स्ट से जोड़ता है, यानी कि एक कनेक्टर है एक प्रकार का फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड के बीच का। इन 2 एलिमेंटों के अलावा और कुछ भी एलिमेंट जो हमारे ल्यूमन के अंदर नहीं पाया जाता, इसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं सभी। तो हम लोग देखेंगे कि इसी की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है जिसका नाम रहता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। ये 2 अलग अलग हीम प्रोटीन होती है, एक तो साइटोक्रोम B6 हीम होता है, एक साइटोक्रोम F होता है, हम लोग देख लेंगे इसके बारे पे। साथ साथ में यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट रहता है। तो प्लास्टोसाइनिन ल्यूमन के अंदर है, मूवेबल एलिमेंट है, जबकि प्लास्टोक्विनोन नॉन मूवेबल एलिमेंट होता है और ये मेम्ब्रेन पर उपस्थित रहता है। इसी के साथ साथ में ATP सिंथेज भी पाया जाता है जो प्रेजेंट रहता है हमारे मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये है हमारा थाइलेकोइड का डायग्राम। तो हम लोगों ने थाइलेकोइड का डायग्राम, क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम समझा, उसके हम लोगों ने डायग्राम बनाए। डायग्राम के अंदर हम लोगों ने एलिमेंट्स को नोटिफाइड किया कहाँ कहाँ पे एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी हमारी
उसमें हम लोग फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशंस को फिर से समझने की कोशिश करेंगे, जो एंडो एना है उसको एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में उसकी मेन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं 6CO2 + 12H2O, जिसको हम लोग वहाँ पे H न्यू या हम लोग सनलाइट लेते हैं साथ में, और वहाँ पे हम लोग क्लोरोफिल भी लेते हैं। उसके बाद में हम लोग जो C6H12O6 बनाते हैं, साथ साथ में हम लोग वहाँ पे 6O2 + 6H2O भी बनाते हैं। तो ये पूरी हम लोग जो एक बेसिक रिएक्शंस जो हम लोग चलाते आ रहे हैं काफ़ी टाइम से फोटोसिंथेसिस की, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ में हम लोग वहाँ पे और चर्चा करेंगे कि इसकी हिस्ट्री के अंदर कौन कौन से साइंटिस्ट आ रहे हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं नीट के पर्पज़ से, और ये हमारे फ़ायदा नेट में भी कर देगा। हम लोग वहाँ पे भी देखेंगे कि जो कई सारे साइंटिस्टों ने कौन कौन सी रिसर्च की है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए, नेमली एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे। जैसे कि एक सीधा सा हम लोग अगर एग्जांपल लेना चाहें तो जैसे मॉल का होता है, हम लोग जानते हैं अच्छी तरीके से कि हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट मॉल का होता है, या हम लोग प्रिस्टले की बात करें तो कैंडल जार एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले का होता है। हम लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि जो हम लोग बात करेंगे इन सभी एक्सपेरिमेंटों के लिए जो कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जो इनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी जिसमें फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, अभी हम लोगों ने इनके बारे में डिटेल नहीं बताया, तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन, जो साइंटिस्ट रहेंगे कौन कौन से साइंटिस्ट हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे, आगे जाएंगे, तब जाकर के हम लोग साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शंस में डिफरेंस ये करेंगे। थैंक यू।